नमस्कार, आपके साथ मैं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। स्वागत करती हूं आपका हमारे इस खास कार्यक्रम कहानी कामयाबी की में। अक्सर हम ये सोचते हैं कि अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ें। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी का आखिरकार लक्ष्य क्या है। इन तमाम सोच विचारों के बावजूद भी हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं और उसका नुकसान ये होता है कि हमारी जिंदगी थम सी जाती है। लेकिन हमारे इस कार्यक्रम में हम कोशिश करते हैं कि आप अपनी जिंदगी में मोटिवेटेड रहिए और अगर आपको किसी इंस्पिरेशन की जरूरत है तो उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है एक ऐसी ही हस्ती जिनकी जीवन आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। जिनके जीवन की अगर बात की जाए, अपनी जिंदगी में तमाम उतार और चढ़ाव देखने के बावजूद आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि जाहिर तौर पर जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, जो दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, वो जरूर ये समझ जाएंगे कि आपकी सफलता की कुंजी क्या है। आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ऑफ जीएवी ग्रुप ऑफ स्कूल्स मिस्टर प्रदीप कौशिक जी। सर नमस्कार। वैसे तो हर इंसान की अपनी खास बात होती है, हर इंसान की सफलता की कहानी भी अलग होती है, लेकिन अपनी सफलता पर पहुंचने के साथ साथ समाज सेवा का काम, अभी मैं फिलहाल अगर इससे आपका तारुफ करवाऊं तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि कोरोना के उस समय में जब सभी ने एक दूसरे की मदद के लिए अपने हाथ पीछे खींच लिए थे, तो शायद आप जैसे लोग जिन्होंने समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, और यही वजह थी कि कोरोना के हम उस मुश्किल दौर से निकल आए। शिक्षा को लेकर बात करें, किस तरीके से आपने योगदान दिया? देखो, सबसे पहले तो नमन उन सारे टीचर्स को जिन्होंने इनिशियल तौर पे जब पहली बार लॉकडाउन आया 2020 में बहुत एडेप्टिव मेथड से चीज़ों को सीख लिया। इससे पहले यदि हम पर्टिकुलरली पटौदा की बात करें, जहाँ हमारा पहला स्कूल और पहला कॉलेज है गुड़गांव से पहले, तो पटौदा झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो पटौदा के केस में रूरल बैकग्राउंड का स्कूल है, ऑल्दो सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल है, एमडीयू से एफिलेटेड कॉलेज है, एआईसीटी से अप्रूव्ड पॉलिटेक्निक कॉलेज है, बट स्टिल टीचर्स के केस में बड़ा मुश्किल था कि वो ऑनलाइन एजुकेशन दे पाएँ। पहली बार टैब से रूबरू होना, पहली बार लैपटॉप या डेस्कटॉप से रूबरू होना, पहली बार इंटरनेट के थ्रू जब आप फिज़िकल क्लासेस में खड़े हो, उस में ना खड़े होके जहां आपका ऑडियंस आपके सामने नहीं है, जहां लिसनर सामने नहीं है, तो उस टाइम उन टीचर्स का वहां खड़े होके लगातार एजुकेशन देना, समझना उन बातों को, कौन ऑनलाइन है कौन ऑफलाइन है, किसको म्यूट करना है, किसको जल्दी बोलना है, किसको तेज़ बोलना है, घर के पीछे की एम्बियंस, अभी जैसे हम और आप बैठे हैं तो स्टूडियो की फीलिंग है, बट टीचिंग के केस में ऐसा कभी नहीं होता। बच्चे कभी किस तरीके से बैठे हैं, घर में पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, उन सारी चीज़ों को पहले हफ्ते 10 दिन में कंट्रोल करके और फिर लगातार पूरे साल, जब तक 21 सितंबर को स्कूल नहीं खुले फिजिकली, 9 to 12 जब पहली बार स्कूल खुले 6-8 महीने के बाद, तो उन टीचर्स को सबसे पहले नमन है जिन्होंने मेरा साथ दिया या जिन्होंने हर उस स्कूल मैनेजमेंट का साथ दिया जो इस तरीके की ऑनलाइन एजुकेशन दे पाए। तो शिक्षा के क्षेत्र में नित नए बदलाव हुए, टीचर्स वहाँ कामयाब रहे जहाँ मैनेजमेंट उनके साथ खड़ी थी, और हम लकी हैं कि लगातार इनोवेटिव मेथड से चीज़ों को समझते हुए कि कहाँ जहाँ रूरल बैकग्राउंड से लेके अब गुड़गांव एक बड़ी मेट्रो बन रही है, लगातार नित नए चेंजेज हो रहे हैं, उन सारे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, उन सारे बच्चों को लगातार डिफरेंट मेथड से जोड़े रखना। और फिर पटौदा के केस में तो जब सरकार ने 9 to 12 के स्कूल खोले वापस, और छोटी क्लासेस के लिए जहाँ पेरेंट्स डरा हुआ था, और धीरे धीरे जब लॉकडाउन हटने लगा तो हमने टीचर्स को एक एक गांव में एक एक करके, जहाँ बच्चे पंचायत घर में या कम्युनिटी सेंटर में बिठाए जा सकते थे, वहाँ एक एक टीचर को भेजा ताकि बच्चों से डर का माहौल ख़त्म हो। वैक्सीनेशन पूरे तरीके से होती चली गई, स्टाफ की भी और लोगों की भी। तो मेरे ख्याल से वो एक मुश्किल दौर था, पर जैसे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मैं भी अकेला कुछ नहीं कर पाता यदि टीम साथ नहीं खड़ी होती। मेरी प्रिंसिपल साथ खड़ी थी, मेरी जो वाइफ हैं जिनसे अभी आपने मुलाकात करी, मनीषा कौशिक, साथ खड़ी थी, मेरे बड़े ब्रदर हैं और इंस्पिरेशन थी पिताजी से, वो रिटायर्ड हेडमास्टर हैं स्कूल के। तो बहुत सारे लोगों की मतलब प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से मोटिवेशन साथ रही, मुश्किल दौर निकल गया, और लगातार हम, मुझे लगता है कि झज्जर और गुड़गांव में हमने मेरे ख्याल से सबसे अच्छी ऑनलाइन एजुकेशन दी उस टाइम में। एक छोटी सी शुरुआत और उसके बाद इतना बड़ा मुकाम, और अक्सर कहा भी जाता है कि जब कोई भी इंसान इस मुकाम तक पहुंचता है उसके बाद उसके कदम डगमगाने लग जाते हैं। कई विलासिताओं में इंसान खो जाता है, भौतिक सुविधाओं का नशा इंसान के ऊपर सर चढ़कर बोलने लग जाता है। लेकिन इसी बीच दर्शकों को ये जानकारी दे दें कि ऑनलाइन शिक्षा की ज़रूरत जब भारत को थी
तो हमारे साथ इस समय जो शख्सियत बैठी है मिस्टर प्रदीप कौशिक, उन्होंने तमाम उन बच्चों की मदद की जो शायद ऑनलाइन शिक्षा से महरूम हो सकते थे। एक रिपोर्ट का भी यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगी और उस रिपोर्ट के अनुसार कोरोना से पहले का समय तो किसी ने नहीं देखा था, लेकिन जब दुनिया में कोरोना आया, भारत की अगर बात करें, हमारे देश की बात करें, तो 60% बच्चे वो थे जो ऑनलाइन सुविधा से महरूम थे। ऐसे में इस जो स्थिति थी, ये जो स्थिति सामने आई, इसने जो शिक्षाविद थे उन्हें गहरी सोच में डाल दिया था, एक बड़ा सवाल उनके सामने खड़ा कर दिया था। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को ये बताएं कि आपने किस तरीके से उन बच्चों की मदद की। देखिए, जहाँ तक अभी आपने जिक्र करा 60% का, मैं यदि इसे सटीक जानकारी पे जाऊँ तो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का एक सर्वे पढ़ा था जब स्कूल खोलने लगे, तो 81% के करीब टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया पूरे इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन हुई नहीं। सिर्फ 19% ऐसे स्कूल थे जिन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन को तरीके से एम्पायर्ड करा। अब क्योंकि वो बच्चे, अब बड़ा आसान है कि जो पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं एक लैपटॉप, एक अलग से रूम और अलग से एक ट्यूटर भी जो उनको ऑनलाइन क्लासेस दे दे। बट जहाँ तक बात थी कि यदि गांव से लेके शहरों तक आ जाएं, शहर में भी कहीं ना कहीं लोग माइग्रेट तो गांव से ही होते हैं। ऐसा तो होता ही नहीं कि चेन्नई से कोई सिर्फ गुड़गांव आता, सिर्फ आजू बाजू के गाँव के, आजू बाजू के स्टेट के लोग माइग्रेट होते हैं। और नो डाउट उनको अलग से एक एक बच्चे को अलग अलग मोबाइल देना, एक एक बच्चे को अलग अलग डेस्कटॉप या लैपटॉप देना, क्योंकि क्लासेस तो साइमल्टेनियसली चलती थी। एक बच्चा 6th क्लास में, एक बच्चा 8th क्लास में, तो ऐसा तो था नहीं कि 6th वाले की सुबह क्लास हो गई और 8th वाले की बाद में, लगातार इकट्ठे क्लास चली। तो वो बड़ा मुश्किल दौर था, लगातार ऑनलाइन क्लासेज बच्चे छोड़ते थे। तब ये बातें कही जाती थी कि किस तरीके से होगा, एक ही फ़ोन था वो दे दिया, बीच बीच में फ़ोन बजते भी थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इनिशियल तौर पे ही, बच्चों की कनेक्टिविटी नहीं हो रही थी। हमने पहली तौर पे ये करा कि दिल्ली जाके मैंने अपने प्रिंसिपल्स के साथ अलग अलग जगहों से, जहाँ जहाँ ऑलरेडी पहले जिनको ये नहीं पता था कि ये टाइम आएगा कोरोना का, ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा, तो वो जो फेमस ट्यूटर्स जो पढ़ा रहे थे, जो इंडिया में बैठ के यूके तक क्लासेस दे रहे थे, तो उनसे पहले उस मेथड को सीखा कि आप किस तरीके से कनेक्ट हो। स्मार्ट क्लासेस का मीडियम सुना जरूर था, बट उसको रियल धरातल पे लाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि महंगा भी बहुत था, चीज़ें भी अलग अलग थी। तो पहले तो वो चीज़ें इकट्ठी करी, कितने लोग इस तरीके से जुड़ सकते हैं। दूसरा, टीचर्स को ट्राईपोड देने से लेके और बच्चों को फ्री टैबलेट बांटने तक, ये हमने पटौदा से लेके गुड़गांव तक करा। जितनी हमारी कंप्यूटर लैब थी 7-8 स्कूलों में, उन सारी कंप्यूटर लैब को खाली करा और बच्चों के घर डेस्कटॉप कंप्यूटर पहुंचवाए। ये एक अलग सी मुहिम थी कि अपने स्कूल से डेस्कटॉप लैब खाली करके लगातार बच्चों के घर तक पहुंचाना। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होती गई, लगातार डाटा पैक का रिन्यू होते गए, टीचर्स की अप्रोच बढ़ती गई। जूम से लेके दूसरी जितनी ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म क्रिएट हुए, उनमें अलग अलग प्रोसेस देना शुरू कर दिया। तो मेरे ख्याल से सब साथ जुड़े, खासकर वो लोग जुड़े जो टेक्निकली बहुत स्किल्ड थे, जिनको ये आइडिया था कहाँ ये चीज़ कैसे कर सकते हो। उनके करने के साथ साथ ये चीज़ें आगे बढ़ती चली गई और दौर यहाँ तक आ गया। बहुत सारे विद्वान ये मानते हैं कि असली सफलता वो नहीं जब आप खुद की मदद कर सकते हो, असली सफलता वो होती है जब आप दूसरों की मदद करें। और फिलहाल ये काम आपने कोरोना के उस समय में किया और मैं उम्मीद करती हूँ ये काम आप अभी भी कर रहे हैं, आगे भी ऐसा जारी रहे, भगवान की कृपा भी आप पर रहे और उन बच्चों पर भी आपकी कृपा रहे जिन्हें आपने टैबलेट्स बांटे। क्योंकि शिक्षा इस समय कह सकते हैं कि एक सबसे बड़ा तोहफा हो सकता है किसी भी बच्चे के लिए, और शिक्षा भी ऐसी जो उन चीज़ों से अलग हो जो आपको सिलेबस और आपको एक किताब को कैसे रटना है उससे अलग आपको एक नागरिक बनाए, उससे अलग आपको एक विकास के पथ पर ले जाए। जीवी स्कूल के बारे में बात करते हैं। जीवी स्कूल का पूरा अर्थ एक बार हम दर्शकों को बताते हैं और समझते हैं कि जीवी स्कूल क्यों खास है, क्यों अलग है। जीवी स्कूल मेरे बड़े ब्रदर हैं अशोक शर्मा जी, उनके दिमाग की पूज है कि डीएवी से इंस्पायर्ड होके लगातार कि मेरी मदर के नेम पे है, ये डीएवी की फुल फॉर्म है गीता एंग्लो वैदिक। ये गीता मदर का नेम हो गया और एंग्लो वैदिक सब जानते हैं कि पश्चिमी और पूर्वी सभ्यता का, भारतीय सभ्यता का एक मिश्रण है। तो मदर के नाम पे और फिर गीता भागवत तो मेरे ख्याल में पूरे वर्ल्ड महिमा मानती है उसकी। मैंने और आपने भी पढ़ी है और जिन लोगों ने पढ़ी है उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन तो हुई हैं। जेईवी के केस में हमने पहले एकेडमी खोली थी, कोचिंग एकेडमी जो ट्यूशन सेंटर होता है। उसके बाद से हम अपने नेटिव प्लेस पटौदा पहुँचे, जहाँ पहले जीएवी पब्लिक स्कूल, जीएवी पॉलिटेक्निक, फिर जीएवी डिग्री कॉलेज आया। वापसी करते हुए सेक्टर 5 में, सेक्टर 10A में, पालम विहार में, सेक्टर 37 में, अब डीएलएफ में, सेक्टर 7 में लगातार स्कूल खोले जीएवी के नाम से ही। और सिर्फ एक ईमानदार प्रयास ये था कि जो मेरे बड़े बड़े ब्रदर अक्सर कहते हैं कि भाई शिक्षा का उजियारा
बगैर अमीरी गरीबी के भेदभाव के घर घर तक पहुंचना चाहिए। तो हमने इस चीज़ को, स्कॉलरशिप को मुंह देख के नहीं बांटा। हमने स्कॉलरशिप को लगातार स्कॉलरशिप टेस्ट कराए। बहुत सारे, जैसे आकाश इंस्टीट्यूट था जो अब बाईजू ने ले लिया, वो लिखते थे कि स्कॉलरशिप अप टू 500 करोड़, एंड आई वाज वंडरिंग कि 500 करोड़ की स्कॉलरशिप को कैसे दे सकता है। मैंने उस चीज़ को एनालाइज करा, उनको फ़ोन करा, बातचीत करी, भैया 500 करोड़ की स्कॉलरशिप कैसे बांट रहे हो। तो उन्होंने कहा कि जैसे 500 बच्चे और एक बच्चे की फ़ीस इतनी, या 5,000 बच्चे, या 50,000 बच्चे, या पैन इंडिया लेवल पे 5 लाख बच्चे, तो एक बच्चे की फ़ीस फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए है, तो हम इतने बच्चों के लिए वेवर दे देते हैं, तो ये ऐसे हो गया। मैंने सोचा बहुत बढ़िया कैलकुलेशन लगा रखी है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है। 500 करोड़ की स्कॉलरशिप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसे दे सकता है। हमने इसको लुभावनी बातें ना करते हुए रियल में जब बच्चे के स्कॉलरशिप टेस्ट लिए तो उसको कहा तेरी पूरे साल की फ़ीस फ्री। पेरेंट्स को और बच्चे को समझ ही नहीं आया कि ऐसा भी कोई स्कूल है। बुक्स, ड्रेस तक फ्री दी। उसने ना सिर्फ पढ़ाई को बढ़ावा दिया, जीएवी के केस में। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि इतने सारे स्कूल खोलने के पीछे क्या मोटिव है। मैंने कहा मोटिव है क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट करना, उस तबके तक पहुंचना जो सच में डिजर्व करता है। अब तो या तो स्कॉलरशिप आप ऐसे दो कि भाई जिसको मर्जी स्कॉलरशिप दे दी, जिसको मर्जी डिस्काउंट दे दिए। मैंने इसको उल्टा करा कि स्कॉलरशिप या डिस्काउंट की बात पेरेंट ने करी कि हम अच्छे स्कूल में, आपके स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, पर अभी फीस एक बड़ा मुद्दा है। तो हमने कहा स्कॉलरशिप टेस्ट उसका एक जरिया है, जो झूठ नहीं बोलेंगे, सच में असल में यदि आपका बच्चा डिजर्व करता है तो उसे फ्री पढ़ा देंगे। और मैं लक्की रहा कि कौटिल्य, जानवी, ऋषि जैसे बड़े बच्चे जो स्टार बच्चे हैं वो जीएवी से पढ़ के गए। और क्वालिटी एजुकेशन के केस में तो हमने लगातार एनडीए सिलेक्शन से लेके, जेईई मेन से लेके, निट से लेके, कुछ सोच सकता है कि पटोदा जैसे गांव की लड़कियां बिल्कुल रूरल बैकग्राउंड से, जिन्होंने घर के हाउस होल्ड एक्टिविटी, सर पे पानी भरने से लेके गोबर थापने तक सारे काम करे, और वो देश के रैंक 1 कॉलेज, दिल्ली का रैंक 1 कॉलेज है मिरांडा हाउस, उससे मेरी लड़कियां, पटोदा की लड़कियां ग्रेजुएशन करके गई। और आने वाले दिनों में वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं। तो ये एक मोटिव था, एक जरिया था कि बच्चों को रियल स्कॉलरशिप कैसे दी जाए, और वही गीता एंग्लो वैदिक का आज भी है और उस पर लगातार काम कर रहे हैं। जी, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन पर आपका काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा। और अभी आपने मदद की भी बात की, किस तरीके से आपने जो उन बच्चों की मदद की है। देखिए, मेरा भी ये मानना है और बहुत से लोगों का शायद हो सकता है आपका भी ये मानना हो कि एक होता है मदद जो हम दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन एक जो मदद होती है जिससे हमें असीम शांति मिलती है, शायद उसी तरीके की मदद इस स्कॉलरशिप के जरिए आपने उन लोगों की है। और इस मदद का फ़ायदा भी लोगों को होता है अगर आप वैचारिक दृष्टि से इस बात को गहनता से सोचें। अब क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं। एक होती है क्वालिटी एजुकेशन जो बच्चे का संपूर्ण विकास करवाए, अभिभावकों को जरूर ये सुनना चाहिए। और एक होती है वो एजुकेशन जो बच्चों को सिर्फ अंकों तक बांधे रखे। इसके बीच का अंतर अगर अभिभावकों को समझाए तो कैसे हम समझाएंगे, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा सवाल अभिभावकों के लिए ये होना चाहिए, क्योंकि अंक बच्चों के अच्छे आते हैं लेकिन आगे वो फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाते हैं। इस समय ये सबसे बड़ी दिक्कत है। देखो दीपशिका, पिछले 5 सालों में मैंने जो पीटीएम है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो होती है, उस पर फोकस कम रखा। और एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा, उनकी मदद से जो पेरेंटिंग सेमिनार्स हैं वो ज़्यादा रखे। मतलब आप यकीन मानो कि सच में आई कैन शो यू दी वीडियोज़, या आप देख सकते हो सोशल मीडिया पे, कि हमने ओपन पेरेंटिंग सेमिनार करे। उसमें मतलब क्लोज सर्किट नहीं रखा, मतलब अलग अलग गांव में प्रचार करके कि आज हम पर्टिकुलरली झज्जर के पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे, गुड़गांव के पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे प्रचार करके हमने पेरेंटिंग सेमिनार रखे। वो पेरेंट जो लगातार कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, वो पेरेंट जो लगातार कहते हैं कि मैं तो 10th पास हूँ, मैं आप बच्चों को आगे नहीं बढ़ा पाऊँगा, वो पेरेंट जो दोनों मियाँ बीवी वर्किंग है, वो कहते हैं कि हम तो निकल गए थे काम पे और बच्चे के पीछे कोई परवाह नहीं हो पाई, वो पेरेंट जो एलकेजी क्लास में भी कहता है कि मैंने बच्चे को ट्यूशन पे भेज दिया। मैंने उन पेरेंट्स से लगातार मीटिंग करी कि भैया एलकेजी क्लास में किस चीज़ के ट्यूशन पे भेज दिया, कौन सी एमबीबीएस की कोचिंग आ रही थी। तो ये सारी चीज़ें बात करने की थी, पेरेंट्स को अपना नज़रिया दिखाया, अपनी चीज़ें समझाई, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की मदद से उनके बच्चे को समझा कि जब उसकी करियर काउंसलिंग की बात आती थी, आपने लगातार स्कूलों में देखा होगा, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, भगवान की दया से अपने तो सारे सीनियर सेकेंडरी हैं, 10th के बाद काउंसलर बुलाए जाते हैं कि वो कौन सी स्ट्रीम चूज करेंगे, साइंस में जाएंगे, कॉमर्स में जाएंगे या आर्ट्स में जाएंगे। हमने ये किया कि भाई ये जो करियर काउंसलिंग है ये 10th के बाद क्यों करते हो, क्यों ना आप जो पेरेंटिंग है उसे समझो। जब डॉक्टर, इंजीनियर, सीए की दौड़ से बच्चा बाहर निकलेगा तो लोगों ने 3 इडियट्स मूवी भी देखी और कई सारी चीज़ों के माध्यम से पता लगा, और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से लगातार हमने बच्चे की वो परफॉर्मेंस निकाली जिसमें वो बहुत बढ़िया था।
हमने क्रिकेटर्स के एग्जाम्पल से, कबड्डी वालों के एग्जाम्पल से, लगातार जितने भी सक्सेसफुल लोग थे और जितने अनसक्सेसफुल लोग थे जिन्होंने ट्राई करा, हमने आपके जो पत्रकारिता का माध्यम है उसको बहुत बड़ा बनाया कि यदि स्टेज से, मंच से बच्चा बात करना सीखता है, यदि वो वहाँ बोलना सीख लेगा सुबह, तो वो अपने क्लासरूम प्रोग्राम में भी अपनी टीचर से सवाल पूछ लेगा। तो लगातार ये बातें पेरेंट्स को समझाई, पेरेंटिंग का फ़र्क समझाया कि यदि आप टाइम नहीं दोगे तो ट्यूशन टीचर के दम पे बच्चा नहीं आगे बढ़ेगा। टाइम तो आपको ही देना है, बच्चा आपने अडॉप्ट नहीं किया है, पैदा किया है, तो अब इस पर टाइम भी लगाओ। इसे झूठे बहाने मत दो, हम बहुत बिजी हैं। किसके लिए बिजी हो? बच्चे के लिए बिजी हो। उसे कहते हो लगातार कि मैं तो आपके लिए ही कमाने गया था, तो उसे टाइम भी दे दो। लगातार टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करी पेरेंट्स से कि वो बच्चे में अपना टाइम इन्वेस्ट जरूर करे। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बच्चों को कनेक्टिविटी और अभिभावकों को भी ये समझाया जा सके या सरकार की ओर से भी वो तमाम मदद मिल सके कि कनेक्टिविटी इस समय आसान हो। आपके अनुसार क्या वो केंद्र बिंदु रह सकते हैं जिनके जरिए हमारी कनेक्टिविटी में सरकार की मदद से और ज़्यादा सुधार हो? सरकार तो एक इतना बड़ा माध्यम है, इतना बड़ा सैलाब है, इतना बड़ा सागर है, फंड्स का एक जरिया है कि यदि स्टूडेंट्स की नीड को महसूस करा जाए। जैसे जब भी स्कूल बंद होते हैं तो मैं लगातार आप लोगों के माध्यम से भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कहता आया हूँ कि क्यों ना सरकार स्कूल वालों के साथ एक बैठक कर ले कि भाई आने वाले दिनों में आपके क्या प्रोग्राम है। अब सरकार के केस में टॉप लेवल की बात नहीं कर रहा, जहाँ चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर आगे बात करेंगे, नो डाउट जो उनके नुमाइंदे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, वो स्कूल मैनेजमेंट के साथ बैठ के बात करें कि आपके पास फ़िलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। मैंने पॉल्यूशन के केस में बात की थी कि जब आज की डेट में हाईटेक स्कूल्स आ रहे हैं, लगातार स्मार्ट क्लासेस, एसी क्लासरूम्स और बहुत बढ़िया वॉशरूम्स, आरओ वाटर और सारी चीज़ें बहुत सारी, तो जहाँ जिन स्टेट्स में या खासकर दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम आती है, तो क्यों ना एजुकेशन लोन की तरह, कंस्ट्रक्शन लोन की तरह एयर प्यूरीफायर के लिए फंड्स अवेलेबल करा दिए जाएँ कि क्यों ना एयर प्यूरीफायर लगा दिए जाएँ और बच्चे जब स्कूल में एंटर कर रहे हैं तो उस कमरे में वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से तरीके से हैंडल हो जाएँ। इन सब चीज़ों के बीच हमारे जो अपने मूल्य हैं, भारतीय संस्कृति के मूल्य, वो कितने मायने रखते हैं और आपका स्कूल वो प्रोवाइड करवा रहा है, वो मूल्य बच्चों को दे पा रहा है, ये उनकी ग्रोथ के लिए कितना अच्छा साबित होगा भविष्य में? बहुत पते की बात पूछी आपने, तो मैं कुछ डिटेल्स में बताऊं इसकी में कि पहले तो मैं खुद मेरी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। मैंने बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं उस कंपनी का जिक्र किए बगैर पूरे दिन बीतता नहीं मेरा। अर्लियर इट वॉज हीरो होंडा, नाउ इट इट्स हीरो मोटोकॉर्प। मैं उस कंपनी में तकरीबन 12.5-13 साल काम करके आया हूँ। वो कंपनी उस टाइम तक क्योंकि जापानीज़ के साथ जुड़ी थी, होंडा के साथ जुड़ी थी, और होंडा बहुत बड़ा ग्रुप है इस सारे केस में, इनफैक्ट जापान का सबसे बड़ा ग्रुप है ऑटोमोबाइल का। तो जब बात आई जापान की, जब बात आई क्वालिटी एजुकेशन की, जब बात आई पेरेंटिंग की, तो जब बात आई कि हम अपनी रूट्स की तरफ कैसे लौटेंगे, कैसे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन या वो संस्कार समझा पाएंगे कि सुबह उठते ही पेरेंट्स के पैर छूने हैं या उनको नमस्ते कहना है या राम राम कहना है या गुड मॉर्निंग कहना, इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं स्कूल मैनेजमेंट का, एक इंडिविजुअल आदमी का, जैसे जीएवी के केस में मुझे या मेरी पत्नी या मेरे भाई साथ मिलके या मेरे प्रिंसिपल साथ मिलके लगे हुए हैं, हमने शुरू किया कि एक जापान की कंपनी है सीन एजुकेशन, उसके साथ टाइप किया, पेरेंट्स को समझाया कि जब हम बात कर रहे हैं जब इंटरनेशनल स्कूल की, तो हम फिर से अब नाम के लिए नहीं करेंगे। जब जीएवी इंटरनेशनल स्कूल आए हैं 2 डीएलएफ फेज़ 3 में और अब सेक्टर 7 में, तो उनको इंटरनेशनल करते हुए उनको इंटरनेशनल बोर्ड की क्लासेस देंगे आईबी की, और पहला टाइप हमने जो कंट्री के साथ किया वो जापानी है। जब वो जापानीज़ डेलीगेशन पूरा आया तो पेरेंट्स को और बच्चों के सामने जब उन्होंने अपने तरीके से समझाया कि जब जापानीज़, उनमें से कुछ लोग बहुत अच्छे हिंदी बोल रहे थे, इंग्लिश नो डाउट बोल रहे थे, और जापानीज़ तो उनकी मदर टंग है, तो पेरेंट्स को ये समझाया कि बगैर किसी प्रेशर के तीनों भाषाएं बोल रहे हैं, तो आने वाले दिनों में, क्योंकि जापानीज़ जैसे मैंने कहा 7G का ट्रायल कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी उन टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे बच्चे को बिल्कुल क्रैमिंग से, रट्टाफिकेशन की दौड़ से हटा के, कि जो बच्चा बीटेक में जाके सीखता था, जीएवी के केस में वो सारी चीज़ें, वो टेक्नोलॉजी, वो मेथडोलॉजी पढ़ाई की वो हम 6th क्लास से शुरू कर रहे हैं अब, जहाँ बच्चा सीखना शुरू कर देगा कि उसकी सिर्फ जो दौड़ है कि फिर वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो बहुत आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन फाइनली टेक्नोलॉजी का ही नाम है। उसके बाद जब लोग मेरे से बात करते हैं कि जैसे आपने पूछा अभी रूट्स का या गीता भागवत का या किसी और चीज़ का, तो हमने संस्कृत को 8वीं तक कंपलसरी रखा,
हमने हिंदी के उच्चारण को कंपलसरी रखा, जैसे मजाक में उड़ता है कि मुझे 69 नहीं पता बट 69 तो पता है। तो ये सारी चीज़ें जब हुई, अब जब पेरेंट्स अपने बच्चे को जीएवी में डालता है, हम उसे कहते हैं भैया 1 महीने फ़र्क देख लेना, कहता क्या करने वाले हो, कल से देख लेना। हर वो इंडिविजुअल बच्चा बदल रहा है। और जैसा आप कह रहे हो कि रूट्स की तरफ ले जाने की बात, तो अब वो आज हरियाणा बोर्ड से भी पढ़ा, सेंट्रल बोर्ड से भी पढ़ा और अब इंटरनेशनल बोर्ड से भी पढ़ेगा। जहाँ बाकी स्कूलों में इंटरनेशनल बोर्ड की फ़ीस ही तकरीबन 30,000 रुपये महीना शुरू होती है, हम तो 4,000 रुपये महीने से पढ़ा देंगे। वो चीज़ें पेरेंट्स को बदलाव के रूप में मिलेंगी, रूट्स मिलेंगे, लगातार एक जैसी ड्रेस और एक जैसी हेयर कट, एक जैसे शूज़ की बात तो प्राइवेट स्कूल करते आ रहे हैं। अब वो तरीके से होगा कि यदि संस्कृत में भी या भागवत पढ़ते टाइम भी जब कहेंगे पेज नंबर 108 पे 21वां संस्कृत का श्लोक कौन सा, और बच्चा बगैर कराइमिंग के बताएगा, तब पेरेंट्स सोचेगा हाँ कोई तो आदमी है जो मेरी रूट्स पे काम कर रहा है। और वो लगातार डे इन डे आउट हम जीएवी के केस में कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछती हूँ, आज आप इस कामयाबी के दौर पर हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं और आप अपने पिछले उस कल को देखते हैं जब शायद आप स्ट्रगल कर रहे थे। कौन आपकी हिम्मत बनी, कैसे आपको प्रेरणा मिली, और आगे उन युवाओं को, उन लोगों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? दीपशिका देखो, पहले तो कामयाबी का ये सिर्फ पहला पन्ना है। अभी तो पहले 10 स्कूलों की शुरुआत भर है, अभी तो इन सब के रिजल्ट देने हैं। उन सारे बच्चों को उनके उस फील्ड में कामयाब बनाना है जो वो सोचते हैं, जो वो करते हैं। मेरा अपना मोटो है पैशन टू प्रोफेशन। यदि आप बचपन में सोचते थे कैमरे की चकाचौंध आपको अच्छी लगती है और आज आप बैठ के सबसे बड़ी हस्तियों के, चीफ मिनिस्टर से लेके ऊपर तक लोगों के इंटरव्यू करते हो, तो मेरे ख्याल से वो एक पैशन था, लोगों से बात करने का, जुड़ने का, अपने विचार रखने का, औरों के विचार लोगों तक पहुंचाने का। तो वो जो बच्चे प्रेरणा बनते हैं दूसरे के लिए, आज मेरे और आपके इंटरव्यू को देख के हो सकता है कुछ लोगों को सबक मिले, आपको देख के बहुत लोग बदलते होंगे कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, ऐसा इंटरव्यू करना चाहता हूँ। मेरी प्रेरणा के केस में मैं सच बताऊँ, मैं तो इंग्लिश भी हरियाणवी एक्सेंट में बोलता था। तो मेरी वाइफ जब लेकिन मैं चाहती हूँ कि दर्शक इसे जरूर सुने। मैं तो इंग्लिश भी हरियाणवी एक्सेंट में बोलता था। तो लोग, जैसे मैं दिल्ली में पहली बार जब जॉब करने गया तो जो मेरे बॉस थे वो IRS रिटायर्ड थे, उन्होंने तुरंत मेरे को पहचान लिया, कहता हरियाणा से हो। मैंने कहा जी मैंने तो इंग्लिश बोली थी। कहता हाँ वो इंग्लिश भी हरियाणवी में ही बोल रहे हो, ऑल बोलना। तो उस तरीके से जब मेरी शादी हुई तो लगातार मनीषा मैडम के केस में भी लगातार हस्ती, कहता है ऐसा नहीं होता मोलड, ऐसे बोला जाता है। तो मेरे केस में मेरी प्रोनाउंसिएशन पे बहुत काम हुआ। अब यदि प्रेरणा की बात करूं तो मैं अकेला शायद कुछ नहीं कर पाता। यदि मनीषा कौशिक नहीं होती तो इतने स्कूल खोलना, एक स्कूल चलाना ही सपना हो जाता, क्योंकि आपको खुद नहीं पता करना क्या है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के नाते आप मोटरसाइकिल तो बना सकते थे, बट बच्चे बनाना डिफरेंट चीज़ थी। तो इन्होंने पर्दे के पीछे भी रह के और पर्दे के आगे भी आके पटोदा रोज़ 51 किलोमीटर जाना और वापस आना, रोज़ 100 किलोमीटर की यात्रा करना, और अब यहाँ 10 स्कूलों का सेटअप संभालना, सारी चीज़ें बहुत तरीके से मैनेज हुई। प्रेरणा भी हैं और एक बहुत अच्छी कैंपेनर भी हैं, साथी भी हैं। उसके अलावा तो किसी फेमस शायर का कोट है, मैं तो अकेला ही चला था राह मंजिल मगर। तो प्रिंसिपल्स बहुत अच्छी जुड़ गई साथ। सेक्टर 37 के केस में एक मैडम है आशा बत्रा जी, दूसरे में सेक्टर 10 में बबीता वशिष्ठ जी, और तकरीबन 7, 8, 10 प्रिंसिपल का सम्मेलन है जो लगातार चल रहा है और कारवां बढ़ता रहेगा। कामयाबी की यदि बात करें तो मुझे भी नहीं पता कि आने वाले साल में कितने सारे स्कूल्स खोलने हैं, कितने सारे कॉलेजेस खोलने हैं, बट ये ज़रूर है कि प्रेरणा मिलती रहे, आपसे मिलती रहे, चैनल से मिलती रहे, मेरे साथियों से मिलती रहे, बाकी स्कूल वालों से मिलती रहे। बट हाँ, इकट्ठे ज़रूर खड़े हैं और आने वाले दिनों में सोसाइटी को, समाज को अच्छी गुणवत्ता वाली एजुकेशन देंगे, रूट्स की तरफ ले जाने वाली एजुकेशन देंगे, और बच्चा जिस फील्ड में कामयाब होगा वो उसका अपना चूज करा हुआ होगा, ये प्रॉमिस है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और उम्मीद करती हूँ इस समय जो लोगों ने ये कार्यक्रम देखा उन्हें भी बहुत प्रेरणा मिली होगी, और शायद वो इस बात को भी समझे होंगे कि कितना ज़रूरी हो जाता है बच्चों के अंकों के सिवा कि उनके कितने मार्क्स आए, इसके सिवा कि बच्चों के मानवीय गुणों का विकास कैसे किया जाए और कैसे उसे सफलता की ओर ले जाया जाए, कैसे उसे उम्मीदें बांधी जाए और कैसे उनसे उम्मीद की जाए, इस बात पर गौर करना। कहानी कामयाबी कि हमारी ये जो बातचीत थी हो सकता है आपके लिए बहुत काम की रही हो। फिलहाल के लिए अब मुझे दें इजाज़त और आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।